नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जो जरूरी अपडेट थी, इसीलिए इस त्योहार वाले दिन आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है पिछले 3-4 दिनों से। वो सूचनाएं जानना भी चाहते हैं, सूचनाएं मिल भी नहीं रही है, असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई। कई बार कई जगह कई जिलों में ऑर्डर संशोधित हुए हैं विद्या संबल योजना से संबंधित। एक रूपता नहीं देखी गई। और एक रूपता नहीं देखने के पीछे कारण है, जब अलग अलग जिलों के ऊपर अलग अलग ऑर्डर निकालने की स्वतंत्रता होती है, सभी जिला कलेक्टर को अलग आदेश मिल गए, कभी बार बार आदेश संशोधित हो रहे हैं, बार बार चीजें चेंज हो रही है, तो वहां पे दिखती बात है कि एक रूपता नहीं है। एक रूपता नहीं है, नियम स्पष्ट नहीं है, अभी क्या करना था क्या नहीं वो सब क्लियर नहीं हो रहा था। उसके बाद में बीकानेर निदेशालय से एक ऑर्डर जारी होता है। वो ऑर्डर है तो स्पेशल प्राध्यापक के लिए है, क्योंकि प्राध्यापक यानी लेक्चरर के लिए है, लेकिन ये बाकी भी चीजों पे लागू होंगे, जैसे L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक जो भी लेने इनको, उन सभी पे भी ये चीजें लागू होगी। बस ये है कि उनके लिए भी इसके अंदर लिखा होता, या उनके लिए अलग से जारी कर दें, जैसा ऑर्डर ये जारी किया है, तो और भी आसानी हो जाएगी विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों की ये समस्या आ रही थी कि सर फॉर्म जमा कहां करवाना है, फॉर्म जमा कब करवाना है, इतना आनंद फानंद में ये सब कैसे होगा, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मैं आपको इस ऑर्डर के बारे में बता देता हूं, मैं पूरी डिटेल आप लोगों को इसमें बता देता हूं, ताकि आप लोगों को समस्या नहीं हो। और यही ऑर्डर आप खुद बड़े इत्मीनान से, सिर्फ 10-15 मिनट का समय लगेगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। मैं वैसे इसके अंदर के की पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को कि ये सारा है इसका, लेकिन फिर भी आप खुद पढ़ें। ये मैं डाल रहा हूं आप लोगों के अपने इस टेलीग्राम चैनल पे, गौरव ज्ञान धारा। क्यूआर से भी जुड़ सकते हो और वैसे भी आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो। 3.5 लाख के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इस पे आप प्राप्त कर लेना और इससे आप लोग खुद जो है देख लेना क्या चीजें हैं। ठीक है, चलते हैं अपन ऑर्डर की तरफ। की ऑर्डर में है क्या, देखो कल देर शाम ये ऑर्डर जारी हुआ है बीकानेर निदेशालय का, कि इसके अंदर क्या बताया, माध्यमिक शिक्षा के अंदर देखो क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में। हालांकि ये ऑर्डर पहले ही आ जाना चाहिए था, पहले आ जाता तो विद्यार्थियों के सामने इतनी समस्याएं नहीं होती, इतने ज्यादा परेशान नहीं होते जितने अभी ये हुए हैं। फिर इसके अंदर जो दे रखा है कि मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक को यहाँ पे मेंशन करते हुए ये जानकारी दे रखी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अस्थायी तौर पे है, और लगाए कब तक जाएंगे, अब 31 मार्च 2027 तक लगाए जाएंगे। और इसके बाद में इस दरमियान यदि नई वैकेंसी संपन्न हो जाती है, या फिर अधिकतम भी वही है, उसके बाद में हो सकता है कि नए कैंडिडेट के आवेदन फॉर्म लिए जाए। अब देखो ये सब चीजें कहां लिखी हुई है, तो देखो ये सब जो है आईएफएमएस में स्वीकृत है, यानी कि पद जो अब आईएफएमएस पोर्टल पे अपडेट किए जाएंगे, उसके अनुसार जो है उन पे लिए जाएंगे। मैं आता हूं आप लोगों के मुख्य बात पे। देखो विज्ञप्ति यहां पे ये जारी की गई है, पद क्या है, प्राध्यापक विभिन्न विषय हैं। ठीक है, सारे विषयों के अंतर्गत है। इसमें क्या है, रिक्त पदों पर विद्या संबल के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाना है, जिसके लिए ये विज्ञप्ति जारी कर दी है एक तरीके से सरकार ने, बीकानेर निदेशालय ने। अब देखो नोट के अंदर जो है मुख्य चीजें ध्यान रखनी है। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है, यानी कि जो वैकेंसी आती है, जैसे स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई, उसमें जो मापदंड होते हैं उसके अनुसार ही आयु जैसे होनी चाहिए। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगे जाएंगे। अब जैसे कि नई वैकेंसी आई स्कूल लेक्चरर की, तो उसमें सेवानिवृत्त के लिए तो कोई उल्लेख ही नहीं होता। यहाँ पे सेवानिवृत्त का उल्लेख है, तो सेवानिवृत्त के लिए भी कह रखा है कि अधिकतम 65 वर्ष आयु हो, इससे ऊपर वालों को नहीं लगाया जाएगा। अब जैसा मैंने एक चीज कही भी थी विद्यार्थियों की तरफ से सोचते हुए, देखते हुए, कि यहाँ पे ज्यादा जरूरत तो जो है, यदि बेरोजगारी देखें तो बेरोजगार विद्यार्थियों को ज्यादा जरूरत है ऐसी जॉब की जिनसे उनकी आजीविका भी चले, और वो मेहनत बहुत करते हैं वैसे भी। सेवानिवृत्त व्यक्ति, मैं जब जहां तक मैं सोचता हूँ, विभाग का सोचना अलग है, विभाग जो है वो अनुभव देख रहा है कि अनुभवी आदमी है तो अच्छे से पढ़ा पाएगा, विभाग का ये सोचना है। मेरा सोचना ये है कि ये जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं बच्चे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की हुई होती है, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, और इनको जरूरत भी है इन चीज की। सेवानिवृत्त आदमी के मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पेंशन भी आ रही है, वो अपनी नौकरी पूरी कर चुके हैं, है ना, वो अच्छा खासा वेतन लेकर रिटायर्ड हुए हैं, यानी कि उनको सेवानिवृत्त इसलिए किया गया कि आपके आयु के अनुसार आपने काम कर लिया, अब आपके रेस्ट करने का समय है। लेकिन यहाँ पे विद्या संबल में प्राथमिकता दी है उन्हें, आगे मैं एक लाइन बताऊंगा, देखना आप।
सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम, ये चलिए आप लाइन पढ़ लेना, इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट जिनके अंग्रेजी विषय है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए रिक्तियां, तो यहाँ पे जो है स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा, जो रिक्त पद है स्पष्ट उस पर लगाया जाएगा। अब देखो रिक्तियों का प्रकाशन, विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन अवलोकन जो है पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र और ग्राम में सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी पीओ स्कूल, पहले तो ये समझ लो पीओ स्कूल क्या होती है। एक ग्रामीण क्षेत्र की, पंचायत क्षेत्र की जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है जो 12वीं कक्षा तक चलती है, वहां के प्रधानाचार्य को यानी प्रिंसिपल को बोला जाता है पीओ। ठीक है, पंचायत प्रारंभिक अधिकारी होता है वो, तो वहां पे उनको बोला जाता है पीईईओ, पीओ बोलते हैं। ठीक है, अब पीओ यानी कि हाई स्कूल के नोटिस बोर्ड पे ये रिक्तियों की और ये सूचना चस्पा करनी है उनको, इसकी भी टाइमलाइन दी है पूरी। अब सारी चीजें जो है स्पष्ट है, इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बहुत जो है अब सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है आपके। आवेदन प्रक्रिया देखिए, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक या निजी अभ्यर्थी को उस पद की पात्रता रखते हो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग की निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय में जो है जमा करवा देनी। कहां जमा करवानी है? विद्यालय के प्राचार्य यानी पीओ को स्वयं व्यक्ति इस विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ये जो सवाल आ रहा था ना कि जमा कहां करानी है ये कोई नहीं बता रहा, जमा कहां करना है ये पता नहीं चल रहा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसके बाद भी आदेश चेंज हो गए पाली के। कल तक पाली के आदेश ये थे कि सीबीओ कार्यालय में जमा होंगे और शाम को जो है पाली का संशोधित आदेश आता है कि पीओ को ही जमा कराना है। अब यहां से स्पष्ट है कि कराने पीओ को, बीकानेर निदेशालय आ गया, यानी सबसे ऊपर से ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे कहां जमा करवाना है आपको? हाई स्कूल के अंदर जमा कराना है, 12वीं तक की जो स्कूल है वहां जमा कराना है। क्योंकि मेरा ये वीडियो जो है सिर्फ अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी के पेरेंट्स भी देखेंगे, सभी तक ये सूचना जाएगी। तो मैं सबको बता दूं, साधारण शब्दों में भी बताऊं कि 12वीं तक की स्कूल जो है ना वहां पे जमा कराना है। वहां पे पीओ साहब बैठते हैं आपके, वहां के प्रिंसिपल साहब को ही पीओ बोला जाता है, वो पदेन पीओ है वहां के। उनका पद है प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का, और वो पदेन पीओ होता है। ठीक है, यानी कि वो पीओ साहब वही है, वहां पे जमा होगा। ठीक, फिर देखिए वरीयता का निर्धारण, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु पात्र जितने भी आवेदन है, जांच उपरांत जो है विद्यालय वार उसकी वरीयता प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ पे जो है धांधली वाले चांस कम हो गए, क्योंकि फॉर्म सबके आ रहे हैं और वहां पे मेरिट लिस्ट चस्पा होगी और डॉक्यूमेंट जो है वो है, और कहीं पे मतलब जो है ये अब बहुत कम होगा कि वो जो समझते थे अपन की क्या पता कृपा पात्र को कृपा मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सार्वजनिक रूप से चस्पा करनी पड़ेगी ये रिपोर्ट, गुपचुप तरीके से किसी को भी नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो पीओ कार्यालय के अंदर ये भी चस्पा होगी। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला है, जितने प्राप्तांक उसके हैं शैक्षणिक योग्यता के, एकेडमिक, वो सारे उनका 75% और प्रशैक्षणिक, यानी कि आप जैसे बीएड करते हैं, प्रशिक्षण लिया है जिसके अंदर, तो उसके 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। आपके जो स्कूल तक कॉलेज तक की शिक्षा है उसके 75%, और फिर जो प्रशैक्षणिक है उसके आपके 25%, ये जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट की हुई एक चीज आपको दिख रही होगी, सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। बेरोजगारों को ये लाइन बड़ी कचोटेगी कि ये लाइन यहाँ पे डाली है, यानी कि अब देखो सेवानिवृत्त को प्राथमिकता है, अब उसमें भी 60 से 65 साल वाले रहेंगे। ठीक है, अब देखो विभाग ने अपने दृष्टिकोण से ये लाइन डाली है और मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं कि विद्यार्थी क्या सोचते हैं उसके पर्सपेक्टिव में। अब देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। ये तो सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में आयु के निजी अभ्यर्थी के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब उसका उपलब्ध नहीं है तो फिर जो अभ्यर्थी बच गए उनके लिए है। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, नो इंटरव्यू। आपको फॉर्म जमा कराना है, अब फिर उसके बाद में आपके एकेडमिक और ये नंबर अच्छे होने चाहिए, आप वरीयता सूची में आने चाहिए। ठीक है, और सेवानिवृत्त कार्मिक वहां पे जो है प्राथमिकता देंगे, तो वो नहीं हो उपलब्ध तो आपके यहाँ पे पढ़ाना पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब परिवेदना प्रस्तुत करना, कि आवेदन के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना है, आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। आपको कोई समस्या है, आपकी परिवेदना कोई है, तो वो जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के वहां पे आपको प्रस्तुत करनी है। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पे जो है जिला स्तर पर परिवेदना समिति होगी, जिसमें कौन होंगे, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक अधिकारी और जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये जो होंगे इसके सदस्य होंगे, उसको जांच करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में बताएंगे कि अंतिम क्या निर्णय है। अब देखो विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, ये तो आपको सबको पता है, ये प्राध्यापक के लिए है, इसलिए यहाँ पे यही मेंशन है, बाकी अलग अलग अपन देख चुके हैं, ठीक है। देखिए अब अन्य शर्तें क्या है, चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। जो टाइम उन्हें दे दिया, समय भी दे दिया कि इतने बजे से इतने बजे आपको पढ़ाना है, क्योंकि घंटे के आधार पर पेमेंट है, पढ़ाने का पेमेंट है भैया, दूसरे कार्य करने का पेमेंट नहीं है, तो दूसरे कार्य बता भी नहीं सकते, ठीक है, ये पढ़ाने का पेमेंट है, पढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत, यहाँ पे ये डेट आ गई है, यहां तक ही आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। कब तक लगाया जाएगा, 31/3/2027 तक, 31 मार्च 2027 तक, अथवा नियमित प्रक्रिया से भरे जाने वाले पद तक जो भी पहले हो, यानी कि पहले वैकेंसी संपन्न हो गई, मान लो जनवरी में संपन्न हो गई, जनवरी में जो है रिजल्ट आ गया और उनको पोस्टिंग यहाँ पे मिल रही है, तो आपकी यहाँ पे जो आप गेस्ट फैकल्टी में लगे हो उनकी छुट्टी है, उनको फिर कहेंगे कि भाई साहब आप तैयारी करो अब, ठीक है, और फिर या फिर 31/3 तो आपके सेवानिवृत्ति की दिनांक है ही, यहां से जो भी लग गए उनके भी सेवानिवृत्ति की दिनांक है 31/3/2027, रिटायरमेंट की डेट भी साथ साथ में बता दी आपको। फिर देखिए उक्त सेवा गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है, अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी। आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि मैं परमानेंट करूं, परमानेंट नहीं किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने की मांग नहीं की जा सकती। हाथ बांध के ले रहे हैं आपको, ठीक है, बाद में आप नहीं कह सकते। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्याधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30/3/2021 में वर्णित है, ठीक है। चलिए अब देखो ये आ गई आपके टाइमलाइन, ये वीडियो जो पूरा देख लेगा ना उसे लगभग तो कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, और यदि पूछना पड़ेगा तो यानी वो निर्देश स्पष्ट नहीं है, बाकी मैं सारी एक एक चीज बता रहा हूं आपको। यहां पे भी ध्यान देने लायक चीज क्या है, देखो डिटेल वीडियो है तो इत्मीनान से धैर्य से सुन लो, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए पीओ विद्यालय स्तर पर चयनित समिति का गठन होगा 27/8/2026 तक, यानी कि गठन हो चुका है, ये मान के चले आप, ठीक है। पीओ विद्यालय स्तर पे हाई स्कूल के अंदर जो है विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन जो है प्राध्यापक की 31/8 तक हो जाएगा। अब वहां पे जो सूची चस्पा की जाएगी, विज्ञप्ति लगाई जाएगी, वो 31/8 यानी 31 अगस्त तक जो है ये सूची लगा दी जाएगी। अब अभ्यर्थियों के आवेदन की तिथि क्या है, अभ्यर्थियों के आवेदन की तिथि है 1/9/2026 से 1 सितंबर 2026 से 7 सितंबर 2026 तक। इस दरमियान आपको फॉर्म जमा करवा देना है, और मैं बता रहा हूं भाई साहब लास्ट डेट तक मत जाना, पहली दूसरी तारीख भले ही छूट जाए, लेकिन 3, 4, 5 के अंतर्गत जो है आप यहाँ पे फॉर्म लगा देना यदि आप लगाना चाहते हैं तो 1/9 से 7/9। अब इसमें भी डेट चेंज भी हो सकती है, मैं बताता हूं, एक लाइन है आगे। प्राप्त आवेदनों की सूची को प्रकाशित करना, अब जिन जिन के आवेदन प्राप्त हुए वो सूची वापस प्रकाशित होगी आप लोगों के 8/9/2026 को, 7 तारीख तक जितने फॉर्म आ गए उनकी सूची बना के वो भी चस्पा की जाएगी। अब देखो पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार करनी है, मेरिट लिस्ट तैयार करनी है, और उसको भी उस पर आपत्तियां मांगना है। ये 9 और 10 तारीख को ये चलेगा कि यदि किसी को ऑब्जेक्शन है, आपत्तियां मांगनी है, आपत्तियां लगानी है, वो सब 9 और 10 को चलेगी। फिर उसके बाद में 11 तारीख को क्या होगा, इनकी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा और अंतिम और स्थायी वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी फाइनल। स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार कर दी जाएगी। अब 3-3 का क्यों है कि मान लो 3 का इसलिए है कि पहला और दूसरे नंबर का कोई नट गया, मना कर दिया कि मैं कौन करूं, तो तीसरे नंबर वाले को दे दिया जाएगा। तीनों मना करने वाले नहीं है, मना करने वाले आवेदन लगाएंगे नहीं, लेकिन जो है इसलिए 3-3 अभ्यर्थियों को चयन करेंगे। ये 11 तारीख को आपके फाइनल जो आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। पीओ विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना, ये फिर पहुंचाना ये पीओ का कार्य है, ठीक है। 12 तारीख को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जो है ये फिर आगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाना है, ये 14 तारीख तक पहुंचाएंगे, ये इनका कार्य है।
और फिर जो है इसका अनुमोदन हो जाएगा और आदेश जारी हो जाएंगे, फाइनल आदेश हो जाएंगे 15/9/2026 को। 15 तारीख तक, 15 दिन का खेल है भैया, है ना। जब से फॉरम की डेट स्टार्ट होगी उसका 15 दिन का खेल है। अंतिम लाइन सुनिए आप, कार्यक्रम और समय सारणी, है ना, इंडिकेटिव है कि एक आप लोगों के लिए रूपरेखा है कि इस तरीके से आपको करना है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये जो सूची बीकानेर ने डेट वाइज जो जारी की है, मतलब कार्य ये इस तरीके से करना है और अधिकांश इसी डेट पे हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने अपने लेवल पे इस अनुसार अलग से ऑर्डर भी डेट का निकाल सकते हैं, इसके अनुसार निकाल सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण है लेटेस्ट, ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैंने देखा है बालोतरा का एक ऑर्डर आया हुआ है और बालोतरा का कल शाम ही ऑर्डर जारी हुआ है। और उसमें देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि बालोतरा के ऑर्डर के अंदर ये डेट चेंज है। बालोतरा के ऑर्डर के अंदर आपके फॉर्म भरने की जो डेट है, पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन पत्र पीओ कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। अब वहां पे 1 सितंबर से 5 सितंबर तक ही है, यहाँ पे 7 तक दे रखा है, वहां पे 5 तक ही है। तो ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को जो पावर दिया है, इसके अनुसार कुछ जिलों के अंदर डेट चेंज हो सकती है। एक एक चीज में मतलब पूरी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। समय जरूर लगेगा 20-25 मिनट का, लेकिन इस मुख्य दिन जब 20-25 मिनट का समय आपका मैं ले रहा हूं तो एक एक सूचना आप लोगों को इसमें मिल रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर देखिए, फिर ये आ गया आवेदन पत्र, ये भरना है आपको आवेदन पत्र, ये बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी है तो इसी को भरना है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, आप लोगों के नॉर्मल सी जानकारी है। और ये आपकी खुद की सेल्फ अटेस्टेड जो है इसकी प्रतियां लगानी है और ये फॉर्म भी इसके साथ में। अब ये जो है ये पूरे दिशा निर्देश आप खुद भी पढ़ लें, मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डलवा रहा हूं इसको, है ना, टेलीग्राम पे इस पूरी पीडीएफ को डलवा रहा हूं बीकानेर निदेशालय वाली, इसको डाउनलोड करें, इसी के अंदर फॉर्म है, इसको प्रिंट करें, सेट बना दें आपके और फिर लगा दें। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हम एक से ज्यादा स्कूल में लगा सकते हैं क्या, एक से ज्यादा जिलों में लगा सकते हैं? तो अभी तक तो यहाँ पे कोई बाध्यता ऐसी दिखी नहीं कि आप सिर्फ आपके गृह जिले से लगा सकते हैं या वहां पे, तो ऐसी तो कोई बाध्यता मुझे तो नजर नहीं आई। अगर किसी को ऐसी कोई लाइन दिखी है या कोई सूचना मिली है तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। और इसके अलावा भाई साहब जितनी जानकारी मैं अपडेट दे सकता हूं, जितने सोर्सेज से पता लगा के, हालांकि ये बात अलग है कि अपडेट भी जो है हर घंटे हर दिन चेंज हो रही है, तो जब जब चेंज हुई है तब भी आप लोगों को बताइए। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि जुड़े हुए रहना, यदि कोई भी अपडेट आती है तो लेटेस्ट वीडियो देखना आप, कि लेटेस्ट वीडियो में सर ने क्या बताया। हो सकता है कि मैंने ये वीडियो बनाया 4 घंटे बाद आगे से विभाग कोई चेंज कर दे, तो अपन क्या कर सकते हैं बताओ। अपने आज दिन तक भी जितनी सूचनाएं दी ऑथेंटिक आई है वही दी है, ऑथेंटिक सूचनाएं चेंज हुई है, ये ध्यान रखना कि जितनी सूचनाएं दी है यदि चेंज हुआ है तो वो ऑथेंटिक सूचनाएं आगे से ही चेंज हुई है, उनको खुद को ही नहीं पता था, आगे से नियम चेंज हुए उन्होंने संशोधित कर लिए। कई बार निरस्त हो रही है, वापस आ रही है, चेंज हो रही है, यही चल रहा है। और इसमें एक लाइन लिखी है नगर निकाय के अंदर ये नहीं है, नगर निकाय में अभी चलेंगे चुनाव इलेक्शन, जहां आचार संहिता लगी हुई है वहां ये प्रभावी नहीं होगी, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रभावी है। तो भाई साहब जिसमें धैर्य है, इतनी बातें सुनी होगी उसको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, पूरा डिटेल जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब ये विज्ञप्ति डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में आप खुद भी जो है शांति से 15-20 मिनट इसको पढ़ लेना, आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और भी कोई अपडेट आती है तो आपके इसी चैनल गौरव ज्ञान धारा पे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या कैसे भी दे दूंगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी सूचनाएं दी जा रही है आप लोगों को। घाणेराव गौरव जो इंस्टाग्राम पेज है उसके माध्यम से भी सूचनाएं दी जा रही है, ताकि विद्यार्थी किसी भी तरीके से सूचनाओं से वंचित नहीं रहे। और क्योंकि बेरोजगारी का दंश मैं भी झेल चुका हूं, मुझे पता है कितनी पीड़ा होती है इस बेरोजगारी के अंदर, कितनी चीजें झेलनी पड़ती है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।